हाय गाइस, आ गई हूँ मैं आपके सामने फिर एक बार। मेरे चैनल पे आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपको मेरा जो सीरीज चल रहा है आपका इंडियन नेशनलिज्म, इसमें पहले मैं आपको ये जितने भी 1935 से पहले जितने भी इवेंट्स हुए सभी के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। ठीक है, देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या हम कह सकते हैं जो रॉयल इनका पार्लियामेंट था वहां लंदन से, हमारे इंडिया के लिए कुछ लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ रूल्स और पॉलिटिकल और एजुकेशनल इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हर 10 इयर्स में बन के आते थे। हम इनको लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट क्या था, इसमें क्या प्रपोजल दिए गए थे, क्या नाम है, एक्ट ऑफ 1935 के तहत, और इंडियन पब्लिक का या हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स का इस पे क्या रिएक्शन रहा, ये सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो इस एक्ट में आप देख सकते हैं इसका नाम ही है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें क्या कहा गया कि फॉर्मेट, पहला पॉइंट जो प्रपोजल जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इंडियन पब्लिक को पैम्पर करने के लिए वो कुछ ना कुछ नया रिप्रेजेंट करते रहते थे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में प्रपोजल दिया कि फॉर्मेशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, बाई कैमरल क्या है इसको समझना होगा। ठीक है, बाई कैमरल, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बाई कैमरल आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑपरेट करता है कंट्री को। तो बाई कैमरल जैसे हमारे यहाँ 2 हाउस है पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, उसी तरह हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स में भी बाई कैमरल गवर्नमेंट है, जैसे आपकी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिसे हम विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। तो ये सुझाव दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर काउंसिल को एस्टैब्लिश किया जाए। पहला तो ये बोला उन्होंने बाई कैमरल, यानी कि द्विसदनी, यानी कि 2 सदन होंगे गवर्नमेंट में एज अ, जैसे कि फॉर एग्जांपल राज्यसभा और लोकसभा ले सकते हैं, विधानसभा विधान परिषद भी ले सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि फेडरल होगा, कंट्री क्या होगा, फेडरल होगा। फेडरल को समझना होगा, यानी फेडरल क्या है, फेडरल जहां पर हम गवर्नमेंट क्या होती है कि द फेडरल इज द सिस्टम ऑफ अंडर रूल ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑल द स्टेट्स आर अंडर दैट गवर्नमेंट। यानी कि जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट में, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है, यानी सब स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रूल और अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अपने अपने हिसाब से अपने स्टेट को चलाते हैं। तो फेडरल किसे कहते हैं, है कॉन्स्टिट्यूशन एक ही, यानी कि कोई भी स्टेट अपने आप को फ्री नहीं कह सकता है कि आई एम अ फ्री स्टेट ऑफ, आई एम नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई एम नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं अपने आप को फ्री डिक्लेयर करता हूं, ऐसा नहीं। यानी फेडरल का क्या मतलब है कि अलग अलग प्रोविंसेस होते हुए भी आपको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहना होगा। समझ गए आप? और जिसमें 2 गवर्नमेंट आपकी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट, उसको कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसमें आपको पॉइंट बताने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या प्रपोजल, पहला तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर काउंसिल असेंबली, दूसरा आपका है फेडरल कंट्री होनी चाहिए, एक फेडरल असेंबली बननी चाहिए, तीसरा कहा गया कि इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर फेडरल असेंबली, इलेक्शन कराए जाए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कराए जाए फेडरल असेंबली के प्रपोर्शन के हिसाब से। ठीक है, आप समझ रहे इस चीज को कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे आजकल हमारे यहाँ जो सिस्टम रनिंग में है, उसी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इस एक्ट में 1935 में इसी तरह के सिस्टम्स के प्रपोजल्स को रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पब्लिक के सामने। ठीक है, तीसरा उन्होंने क्या कहा कि एट द प्रोविंसेस डायरकी वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रोविंशियल असेंबली। अब ये डायरकी आपको नया वर्ड लग रहा होगा, डायरकी क्या है इसको हमें समझना होगा। एट द प्रोविंसेस तो आप जानते हैं प्रोविंसेस मीन्स स्टेट्स होता है। ठीक है, तो डायरकी क्या है, यानी जहां पर हम कह सकते हैं ड्यूअल सिस्टम या ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को या ड्यूअल गवर्नमेंट को या ड्यूअल राजशाही या कोई भी, यानी 2 सत्ता जहां पर काम करती हो। वैसे एक सत्ता क्या होगी, आपकी भारतीयों की सत्ता हो गई, दूसरी आपकी सत्ता क्या होगी, यानी हो गया आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो क्या कहा कि डायरकी वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि जो अभी तक प्रोविंशियल असेंबली में भी यानी स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या नाम है
अब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, उनकी इंटरफेरेंस थी, उसको बंद किया जाएगा। यानी ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम को हमें रिप्लेस करना होगा प्रोविंशियल असेंबली में, यानी कि एक शासन होगा स्टेट के अंदर। ठीक है, ये कहा गया। डायरेक्टी का मतलब आप समझ लीजिए कि यानी कि जो ड्यूअल सिस्टम होता है, यानी ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या ड्यूअल पावर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी दोहरा, यानी कि दो लोगों की सत्ता जहां पर अमल दखल में होती है जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, उसको कहते हैं डायरेक्टी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये जो तीनों मैंने आपको प्रपोजल बताए ये खास पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए इसको। फिर इसी तरह से और भी था, इसमें कुछ प्रपोजल्स थे, जैसे कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, प्रोविंसेस के लिए, सेंट्रल के लिए अलग होगा। इस तरह के सिस्टम तो फेडरल में आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब जान लेते हैं कि रिएक्शन क्या हुआ। क्या हुआ गवर्नमेंट का रिएक्शन? गवर्नमेंट मीन्स कांग्रेस से मतलब है मेरा, पॉलिटिकल ग्रुप से मतलब है मेरा, आपके रिवोल्यूशनरी लीडर से मतलब है, या हम कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर से मतलब। उनका रिएक्शन क्या रहा? रिएक्शन क्या था? रिएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल दी पार्टीज कंडेम द एक्ट, यानी सभी पार्टीज ने इस प्रपोजल को डिनाई किया। डिनायल मोड पे क्यों थे सब पार्टीज? क्योंकि इसमें कहीं भी किस चीज की बात नहीं हो रही थी, इंडिपेंडेंस जैसी कोई बात नहीं लिखी गई थी कि आपको हैंड ओवर कर देंगे आपका कंट्री, या पावर को ट्रांसफर कर देंगे, दैट वी वुड ट्रांसफर द पावर इनटू द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स आर द कांग्रेस, या जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके हाथ में दे दी जाएगी सत्ता, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है, और साथ में क्या नहीं कहा गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया। और दूसरा क्या नहीं कहा गया? यानी कि ऐसी कोई बात नहीं कही। इन्होंने ये तो कहा कि बायकैमरल लेजिस्लेचर काउंसिल हो, फेडरल कंट्री बने, ठीक है, इलेक्शन करवाया जाए काउंसिल स्टेट के लिए, और प्रोविंसेस में डायरेक्टी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाए। ये सारी उन्होंने कंडीशंस तो रखी, पर कहीं पे ये नहीं कहा, दो पॉइंट थे जो खास थे। पहला ये नहीं कहा कि यू आर फ्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको हम आजादी देते हैं कि यू आर फ्री, यू आर विलिंग टू एक्चुअली फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करे। पहला तो ये नहीं था जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन का रीजन था। दूसरा क्या नहीं था कि इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री का भी कहीं कोई जिक्र नहीं था, या हम कह सकते कि ट्रांसफर ऑफ द पावर का भी कोई जिक्र नहीं था इस क्या नाम है एक्ट ऑफ 1935 में। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज 90% डिनायल मोड में रही, और इस तरह से एक्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट को क्या किया गया? रिफ्यूज किया गया, या हम कह सकते हैं डिनायल मोड में हम इसको डाल सकते हैं। डिनायल मोड है, डिनायल मोड में डाल दिया गया इसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि हम इन सारे प्रपोजल्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लंदन पार्लियामेंट से या रॉयल पार्लियामेंट से जो हमको यहाँ पर सेंड किया है, वी आर नॉट एक्चुअली agree for all these points of the proposal because there is no mention regarding the formation of the constitution and the independence of our country and the transformation of the power in the hand of the political parties of our country। ठीक है, तो ये आपका जो एक्ट था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ये आप समझ लीजिए। पहले आपको इसमें अगर आ जाता है, जैसे कभी कभी प्रपोजल पूछे गए क्या क्या मतलब कंडीशंस रखी उन्होंने, बट इसमें क्या पॉइंट्स थे ये आप बता सकते हैं। दूसरा क्या रिएक्शन रहा हमारे कंट्री का, पॉलिटिकल पार्टीज का, वो मैंने आपको बता दिया। तो दो ही तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू योर, इसके लिए जितना आप आंसर में यू कैन ऑक्यूपाई द फुल मार्क्स, इसी तरह से उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना आंसर अच्छे से लिख सको। यानी आंसर शुड बी इन एप्रोप्रिएट मैनर, यानी कि फुल एंड कंप्लीट आंसर। ये नहीं लगना चाहिए कि इनकम्प्लीट है कोई बात, आधी अधूरी है बात आंसर में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि पहले क्या प्रपोजल्स रही, डिमांड रही, कंडीशन रही, उसके बाद रिएक्शन क्या रहा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये आ रहा है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगला जो हमारा ये नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का जो इवेंट है वो है क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स एस्टफर्ड क्रिप्स इनका नाम है, ये हेड थे इस
क्या नाम है आपके, ये जो भी मीटिंग आई थी या जो भी कमेटी आई थी, उसके हेड थे स्टफर्ड क्रिप्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई कमेटी या कोई आपका ये ऑर्गेनाइजेशन आता था तो उसी के हेड के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता था। तो अब सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि क्या वो बैकग्राउंड था, क्यों क्रिप्स मिशन आया, क्या कहना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि 1935 एक्ट पर जो पब्लिक है इंडिया की या जो पॉलिटिकल लीडर्स है इंडिया के, उनका जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव नहीं है सॉरी, वो पॉजिटिव नहीं है, तो किस तरह से हम अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हम किस तरह से कन्विंस करें लोगों को, ठीक है, क्योंकि अब तो पूरा इंडिया उठ खड़ा हो चुका है अगेंस्ट हमारे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन में क्या बैकग्राउंड था, सबसे पहला बैकग्राउंड क्या है, 1942 से आप समझ ही गए होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज रनिंग, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज रनिंग एट दैट टाइम। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी। इसी से हम कह सकते हैं मजबूर होकर फोर्स होकर आए थे ये क्रिप्स मिशन को लेकर। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जापान जो था उस वक्त एट दैट टाइम जापान वॉज इमर्जिंग लाइक अ पावरफुल कंट्री, ठीक है, एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था। अच्छा ये था, और जापान अगेंस्ट किसके था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। तो जापान को ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब एक इनसिक्योरिटी लग रही थी। क्यों, क्योंकि जापान की आप हिम्मत देखिए, जापान क्या कर रहा है, पर्ल हार्बर, आप ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। पर्ल हार्बर एक नेवल बेस था अमेरिका का, ये नेवल बेस है एक अमेरिका का, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, देख सकते हैं, अमेरिका का नेवल बेस है ये, किसका है, अमेरिका का। तो यहाँ पे जापान क्या करता है, जापान बॉम्ब गिरा देता है, ठीक है। अब अमेरिका क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा हो जाता है, समझ गए, उसको लगता है कि जापान की इतनी हिम्मत कि वो क्या नाम है हमारे हार्बर पे क्या नाम है बॉम्ब छोड़े, ठीक है। तो इस तरह की कुछ इवेंट्स रही हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या होती जा रही थी, एक तरह से घिरती जा रही थी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो उनका कहना क्या था, ये हमें यहाँ पर ये कन्विंस क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। ये क्रिप्स मिशन में इन्होंने कहा कि बैकग्राउंड जो था वो ये रहा सारा कि ऐसा है कि हमको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडियन आर्मी की जरूरत होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि हम इंडियन आर्मी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कांग्रेस है और जो हमारे देश के जो प्रमुख नेता हैं, उनसे डिमांड करी गई कि इंडियन आर्मी को हमारे हेल्प के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए, लड़ने के लिए हमें दिया जाए, ठीक है। ये वो चाहते थे, ऐसा था उनके दिमाग में। अच्छा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो चाहते हैं वो बिना किसी कंडीशंस के आपके पूरा कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो हमेशा धोखा दिया है, क्या नाम है, हमेशा कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, बाद में सारा डिसेप्शन था धोखा दे दिया, वो कंडीशंस, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो इसमें प्रपोजल क्या रखे क्रिप्स मिशन की तरफ, यानी कि आपसे कोई, ये तो मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रही हूँ किस तरह की कंडीशन में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन ने क्या प्रपोजल दिए, ठीक है, ये है सवाल, ये है। पहला तो कहा कि डोमिनियन स्टेट ले लीजिए आप हमसे, जो कई बार स्टेटस ले लीजिए आप हमसे, जो कई बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि हम आपको वी आर परमिटिंग यू फॉर ऑपरेटिंग द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, यानी कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप डोमिनियन स्टेट्स ले लीजिए और अपने अकॉर्डिंग आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, ठीक है। पहला तो ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि यू आर फ्री, यानी कि यू कैन फॉर्म योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आपको याद होगा कि 1935 में इस तरह की कोई बात, 35 वाले एक्ट में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। तो अपीजमेंट करने के लिए या पैम्पर करने के लिए इस बार वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना फॉर्म कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि यू आर। तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरा उन्होंने कहा कि प्रोविंसेस आर फ्री, प्रोविंसेस आर फ्री टू ज्वाइन डोमिनियन स्टेटस या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज्वाइन करने के लिए फ्री है, उनकी मर्जी
वो चाहे तो दे कैन डिक्लेयर देमसेल्फ फ्री स्टेट, यानी दे कैन डिक्लेयर देमसेल्फ फ्री स्टेट, यानी यहाँ पे कंडीशन उन्होंने कहा, पहला तो कहा कि वो अपने आप को चाहे तो वो इस गवर्नमेंट में जो डोमिनियन स्टेटस में जो गवर्नमेंट होगी आपकी, ये लेजिस्लेचर वाली, स्टेट लेजिस्लेचर वाली, और आपकी होगी स्टेट सेंट्रल वाली, ठीक है, वो चाहे तो इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। प्रोविंसेस चाहे तो ज्वाइन करें हमारे बनाए हुए इस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, और चाहे तो वो अपने आप को फ्री भी कह सकते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से चाहे तो, यानी एक तरह से रॉयल रूल कर सकते हैं, ठीक है, ये कहा। ये कहना किसका है? क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में ये कहा गया। चौथी बात क्या कही उन्होंने? चौथी बात उन्होंने कहा कि मेंबर्स का जो भी मेंबर्स होंगे, यानी मेंबर्स might be involved according to the proportion of the, यानी किसके proportion of the population, ठीक है। पॉपुलेशन कैसी होगी? यानी अगर मेजोरिटी है मुस्लिम की ज्यादा, ठीक है, तो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से, हिंदू की है ज्यादा तो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से, या एंग्लो इंडियन की ज्यादा है तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से। ये कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि पॉपुलेशन की जो अनुपात होगा, जो एवरेज होगा, उसके हिसाब से गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने कही। तो यहाँ पर हमें इस चीज को समझना होगा। और दूसरा एक पॉइंट और बाकी रह जा रहा है, उसको मैं आपको बता दूं। क्या कहा? एक पॉइंट ये है कि प्रिंसले स्टेट्स आप समझते होंगे, यानी जहां पर रॉयल फैमिलीज जो क्या रूल कर रही थी अभी भी, यानी कि राजघरानाओं की सत्ता चली आ रही थी, हैं? ओके, कहने को तो वो राजा थे पर रूल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसले स्टेट जो है वो अलाउ है, दे आर परमिटेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट में उनको भी स्वागत है कि वो भी अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में, ये कहा। और वो इंडियन गवर्नमेंट क्या थी? प्रोविंशियल स्टेट की और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इस लेजिस्लेचर में हिस्सेदारी ले सकते हैं, और आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है लेजिस्लेचर वो उसमें भी हिस्सेदारी ले सकते हैं, ये ऐसा कहा प्रिंसले स्टेट्स। तो प्रिंसले स्टेट्स आप जानते हैं कि जो राजघरानाओं के जो राजा और महाराजा थे, हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी गवर्नमेंट में हिस्सेदारी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ये सारे जितने भी प्रपोजल रखे गए क्रिप्स मिशन में, तो इसका क्या रिएक्शन रहा हमारे कांग्रेस लीडर की तरफ से? क्या रिएक्शन था, इसको हमें जानना होगा, ठीक है। रिएक्शंस क्या थे, क्या रिएक्शन रहे? देखिए, कांग्रेस अब तो पूरी तरह से डिनायल मूड पर है। कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस क्या कहती है, इसको हमें समझना होगा। कांग्रेस कह रही है नहीं चाहिए, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस का क्या कहना था यहाँ पे? कंप्लीट, हट जाओ हमारे देश से, चले जाओ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें आपकी ये राय मशवरा ये हमारे देश के लिए नहीं चाहिए, हमें प्लीज गो। वी डू नॉट वांट your suggestion, your support. We are stable, we are able for the farming our own constitution, we are able to operate our country, we can elect and select the representatives according to the proportion of the population and according to the caste and religion. Understood? हम सब कर लेंगे, प्लीज आप यहां से जाएं, ठीक है। और दूसरा एक बहुत सख्त ऐतराज उन्होंने जताया, वो सख्त ऐतराज क्या था? ऑब्जेक्शन सेकंड क्या था? पहला तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो इसकी तो बात कही नहीं थी क्रिप्स मिशन में, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने सख्त ऐतराज क्या था कि प्रिंसले स्टेट जो है उनका कोई रोल नहीं होगा गवर्नमेंट में, ठीक है।
जब राजघराने अपने हिसाब से अपना रूल कर रहे हैं तो फिर वो गवर्नमेंट में हिस्सेदारी क्यों दी जाएगी, ये कहना था कांग्रेस का। ठीक है, तो जैसा कि कहा गया कि प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटर्स would be elected by the public डायरेक्टली। ठीक है, यानी अब कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का कहना है कि नहीं, इसमें कोई जो इलेक्शन के अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो सिलेक्ट होकर आएगा, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जगह सिर्फ उसको दी जाएगी। राजा महाराजा बादशाह और ये सब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को भी पूरी तरह से फेल बताया। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि किस तरह से क्रिप्स मिशन ने क्या नाम है डोमिनियन स्टेटस का सुझाव दिया। फिर उन्होंने सजेशन दिया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि आप हिस्सेदारी दे सकते हैं प्रिंसली स्टेट्स को भी, कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, ये 3 खास पॉइंट रहे हैं क्रिप्स मिशन में, जिसमें कहा गया कि इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इन सारे प्रपोजल्स को, क्योंकि कांग्रेस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर कंट्री एट दैट टाइम, वही थे सब कुछ करता धरता हमारे देश के, और जनता उनके पीछे चल रही थी, पब्लिक। ठीक है, वही तो उन्होंने इन सारे हम कह सकते हैं इन जो भी प्रपोजल्स रखे उन सबको भी डिनाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये डेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। एक और आपका बहुत ही खास और लास्ट हमारा जो मूवमेंट है गांधी जी का, उस इस एट दैट टाइम, ठीक है, 1949 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या चीजें थी कि गांधी जी मजबूर हो गए, ठीक है, कि अब हमें ये समझना होगा कि गांधी जी को क्यों लगा कि अब हमें क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन, क्या कहा उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें एक स्लोगन भी दिया उन्होंने, कहा डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो। कहने का मतलब है या तो देश आजाद कर लो और या तो वापस से गुलाम बन जाओ फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और चुपचाप हमेशा के लिए मुंह बंद कर लो और गुलामी करते रहो। यानी करो या मरो वाली सिचुएशन है, या तो अब मारने या मरने वाली स्थिति आ गई है कि या तो भगा दो या तो वापस से चुपचाप बैठ जाओ। हम बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग a lot of efforts against the British government, indirectly, directly, with peaceful movements and many kinds of the non-violence events had been done। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा, अब क्या वो जो चीजें थी जो उनको मजबूर कर रही थी कि अब कुछ पहला तो गांधी जी को ये सबसे बड़ा लगा कि 90% ऑफ इंडिया was supporting, अब सपोर्ट में है, पहले नहीं थी, पहले हर सेक्शन नहीं था, ठीक है, सपोर्ट में है, किसके, आजादी के, ठीक है, किसके सपोर्ट में है, आजादी के सपोर्ट में है। एक तो ये उनको इनकरेजमेंट मिला पब्लिक से, दूसरा उनके दिमाग में क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ऐसे में क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है, ठीक है, और वो मजबूर होंगे हमारी शर्तों को मानने के लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, इंडिया का सपोर्ट चाहिए। उनको क्या चाहिए, इंडिया का सपोर्ट चाहिए। कैसा सपोर्ट चाहिए, आर्मी का सपोर्ट चाहिए, कि हम उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने मसल्स पावर का, अपने सोल्जर पावर का सपोर्ट दें, ठीक है। तीसरा जो चीजें खराब हो रही थी वो ये हो रही थी कि देश को आजाद कराने के चक्कर में और ये बार बार ये युद्ध होना, बार बार क्रांति होना, ये सारी चीजों ने क्या कर रखा था, हमारी जो
फूड प्रॉब्लम थी, हमारी जो जॉब्स प्रॉब्लम थी, हमारी कुछ कमर्शियल प्रॉब्लम थी, समझ गया। उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। दिन ब दिन क्या पॉवर्टी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। और अगर इसी तरह से ब्रिटिशर्स हमको चूसते रहे, ड्रेनिंग ऑफ द वेल्थ, ये आपको बता दूं मैं क्या है ये ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ। ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ फार्मूला दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ये आपको याद रखना है। अचानक से मेरे माइंड में आ गया तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ, उनका कहना था कि ऑलमोस्ट द 80% ऑफ द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री इज ड्रेनिंग। कहाँ ड्रेन हो रहा है? ब्रिटिशर्स को। कहाँ ड्रेन हो रहा है? ब्रिटिशर्स को। हमारे पास है क्या? हमारा हैंडलूम बर्बाद कर दिया, वीविंग जो हमारा जो सबसे बड़ा बिजनेस था कपड़ा बुनने का, वो बर्बाद करके रख दिया। हमको मजबूर किया गया तरह तरह से, इंडिगो की खेती करो, असम प्लांटेशन में हमको मजबूर किया गया, बंधुआ मजदूरी हमारे से करवाई गई, ठीक है। जमींदारी और ताल्लुकेदारी के जरिए हमसे तरह तरह के रेवेन्यू और टैक्स वसूले गए हमारे ऊपर, यानी हर तरह से। और हमको सोशली भी हमको एक्सप्लॉइट किया गया और रिलीजन के बेस पे भी हमको एक्सप्लॉइट किया गया। यहाँ पर इन्होंने अपनी ईसाई धर्म को फैलाया, यानी भाई 200 साल तक रहे तो ऑब्वियस है कैसे हमारे देश में क्रिश्चियनिटी फैली, उन्हीं के आने से तो फैली, ठीक है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि हर तरह से, यानी बाय पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, सोशली, बाय रिलीजियस, बाय बिजनेस, कॉमर्स, इकोनॉमिकली हमें हर तरह से हैरेस किया जा रहा है, हमें हर तरह से हैरेस किया गया है। बस बहुत हो गया, प्लीज डू और डाई। जनता से क्या उनकी कॉल थी, डू और डाई, करो या मरो वाली स्थिति है। अब हम नहीं सहन कर सकते। वी आर नॉट एक्चुअली रेडी टू टॉलरेट ऑल दीज एक्सप्लॉयटेशंस मोर, अंडरस्टूड। क्योंकि हम पहले ही इतना सह चुके, इतना कर चुके, अब नहीं कर सकते। अब हम अपने देशवासियों की जान अब और खतरे में नहीं डाल सकते इन सेल्फिश लोगों के लिए। ये अभी कह रहे हैं कि हमें दे दो, क्या नाम है, सोल्जर्स दे दो, फिर आगे फिर जब इनका मतलब निकल जाएगा, यानी इनका काम पूरा हो जाएगा, वर्ल्ड वार ओवर हो जाएगा, फिर कहेंगे कि क्या भाई क्या, फिर उसी तरह की बातें गोलमोल आने लगेगी। डायरेक्ट सिस्टम को ऐसा कर देते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना देते, मुस्लिम की इतनी भागीदारी रहेगी, हिंदू की इतनी रहेगी, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस तरह के तमाम प्रोमिसेस और तमाम कैसे रिसोल्यूशन हो, यानी कि एक पक्का कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। इसके लिए महात्मा गांधी भी तैयार हुए। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं, बस भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुहिम चलानी चाहिए कि ब्रिटिशर्स प्लीज गो बैक टू योर कंट्री एंड प्लीज हैंड ओवर आवर कंट्री इन आवर इंडियन हैंड्स, यानी कि हमारे भारतीय हाथों में हमारी भारतीय सत्ता को सौंपो और यहां से जाओ। ये कुछ रीजंस थे जिसमें क्या नाम है महात्मा गांधी ने रोल निभाया बहुत अच्छा। पूरी पब्लिक उनके सपोर्ट में आई और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा था कि अब हम अपने पैर यहाँ पर ज्यादा दिनों तक टिका नहीं पाएंगे, अंडरस्टूड। देखिए फर्क कितना क्या है, ये 1940 हम बता रहे हैं और आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स इसलिए कह रही हूं कि देखिए 1 साल तो पूरा प्रोसेस में, 4 साल मान के रखिए, 1 साल तो ट्रांसफर ऑफ द पावर में ही लग गया। आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगी ये वॉवेल प्लान, उसके बाद माउंटबेटन प्लान, ये सारी चीजें मैं जब क्लियर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कितना टाइम लगा हैंड ओवर करने में। फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या ट्रेजेडी हुई हमारी कंट्री की, किस तरह से फिर ऑफर आया, एक अगस्त ऑफर भी आया। चलिए लगे हाथ में, आपको चलते चलते इसको भी क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से आपका एक 1940 की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डेट को आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इस डेट में क्या था, अब याद आ गई ये बात, माइंड में मेरे आ गया है पॉइंट, तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए 1940 ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ऑफर आया था, अगस्त ऑफर। इससे पहले भी ये ऑफर भी कहां से आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आया था। लेकिन इससे पहले एक और घटना मैं आपको बता दूं। 1940 डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड फॉर द सेपरेट कंट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, टू नेशन थ्योरी। क्या कहते हैं, टू नेशन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता रही हूं।
पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड करी, किसकी करी? पाकिस्तान की। किसकी डिमांड करी? पाकिस्तान की डिमांड करी। यानी कि हमारा जो पार्ट, जो मुस्लिम मेजोरिटी पार्ट जो इंडिया से अलग होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, नाम तक दे दिया उन्होंने। और आपको अभी फिर आ गया है दिमाग में तो बताती चलूं कि अल्लामा इकबाल, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल। क्यों ये नाम बता रही हूँ? क्योंकि अल्लामा इकबाल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्टेड फॉर द नेम ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान नाम किसने दिया? अल्लामा इकबाल है कौन मालूम है? अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर थे भारत के, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने क्या नाम दिया? आपको ये भी बताते चलूं कि इन्हीं का ये हमारा फेमस सॉन्ग है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। तो ये मुझे याद आया तो मैं आपको बताती चल रही हूँ कि टू नेशन थ्योरी हैज बीन गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना 1942 में, सॉरी 1940 में डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हमको हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन हमको इंडिया से अलग पार्ट दे दिया जाए, यानी हमें टू नेशन थ्योरी मंजूर है। यानी ये इन्होंने सजेशन दिया टू नेशन थ्योरी का, नाम दिया पाकिस्तान होगा, उस सेपरेट पार्ट जो होगा इंडिया से उसका नाम पाकिस्तान होगा, और वो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री आपकी होगी, ठीक है। इसी में एक और है अगस्त ऑफर, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या था? चलते चलते मैं बिल्कुल वीडियो को एकदम क्लोज करने के करीब में आ गई हूं, लेकिन अब याद आ गया है मुझे तो मैं आपको बताती चल रही हूं। देखिए ये ऑफर क्या था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथ, इनका पूरा नाम गो, ये कौन थे? ये इन्होंने ये इस टाइम पे ये वाइस राय थे। किसके वाइस राय? वाइस राय ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के वाइस राय थे। ये क्या लेके आए? इन्होंने अपनी एक, सबका अपना अपना दिमाग चलता था, सब अपने अपने हिसाब से सोचते थे, ऐसा कर दे तो शांति हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऐसा कर दे तो अपीजमेंट हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगी इंडियन पब्लिक या इंडियन लीडर्स। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, उन्होंने ऑफर दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। किसका ऑफर दिया उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। वो ऑफर में क्या था? उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं, उस असेंबली में अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, यानी कि हिंदू का हिंदू के हिसाब से उनके मेंबर होंगे, ठीक है। इस आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी, मुस्लिम की मुस्लिम के हिसाब से होंगे, और सिख के सिख के हिसाब से होंगे, एससी के भी होंगे, ठीक है। इस तरह करके उन्होंने कहा कि ये करते हैं कि ये ऑफर वो लेकर आए। इसको ही, इसी ऑफर को हम अगस्त ऑफर के नाम से जाने। जैसे व्हाट इज अगस्त ऑफर आपसे पूछा जाए 1940, तो आप कह सकते हो कि लॉर्ड लिनलिथगो has given the offer for our country for the formation of the constituent assembly according to the proportion of the religious groups members, यानी कि रिलीजन के हिसाब से, मेंबर्स के हिसाब से इससे भागीदारी दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी, एक असेंबली बनेगी तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन करने के लिए हमको लोगों की जरूरत होगी ना। तो इंडिया वॉज द कंट्री ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, तो सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाएगा। इसके लिए ये प्रपोजल रखा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अगस्त ऑफर 1940, तो आपको लॉर्ड लिनलिथगो का नाम याद रखना है। अक्सर 1 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। आई होप अभी आज मैंने आपको जितना बताया है, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा आपको अच्छे से दिमाग में आ गया। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस है, इसमें कोई पॉइंट मिस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं अपनी कंफ्यूजन को, अपनी क्वेरीज को। और अगले आने वाले वीडियो में मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच रही हूँ, जहां पर हम पढ़ेंगे वॉवेल के बारे में और माउंटबेटन प्लान के बारे में, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये सारी चीजें आपको मैं बताती चलूंगी। थैंक यू सो मच।